हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 हमारी हिस्ट्री का ही न्यू किंग्स एंड किंगडम्स कि कैसे नए राज्य और नए उनके साम्राज्य वगैरह आगे स्थापित होने लगे। राजा और उनके राज्य, राजा और उनके साम्राज्य, ये सब। ठीक है, तो अब देखो, कोई भी जब एरिया होता है तो कोई ना कोई राजा शासन करता था और हम जानते हैं हमारे देश में राजा बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, हर जगह वो रूल किया करते थे। तो अब ये राजा कैसे बनने लगे, एक ही राजा की फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो गई, कहाँ कहाँ कौन कौन रूल करता था, ये हम इसमें जानने वाले हैं। अब देखो, जैसे डायनेस्टीज़ हैं, जब हम 7th सेंचुरी की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। अब ये 7th सेंचुरी कौन सी होती है, हमारी चल रही है इस टाइम 21st सेंचुरी, यानी कि 21वीं शताब्दी हम कहते हैं, और हमारे सन कौन से चल रहे हैं, 2000। ठीक है, 2020 चल रहा है। ठीक, इसी अकॉर्डिंग 7th सेंचुरी मतलब 600 से लेके 700 तक के जो सन थे ना, जैसे 689, 656, 621, ये वाले जो सन थे 7th सेंचुरी में आते हैं। ठीक है, तो 7th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा जो राजा थे वो इंपॉर्टेंट हो गए थे। सब कॉन्टिनेंट, यानी कि हमारे देश को सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट क्यों, क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतने सारे तरह के लोग रहते हैं, तो एक छोटा सा कॉन्टिनेंट ही है अपने आप में, इसलिए हम इसे सब कॉन्टिनेंट या फिर कह लो उपमहाद्वीप कहते हैं। अब हमारे यहाँ पे कौन कौन से एरियाज हैं, हम थोड़ा सा एक बार मैप देख लेते हैं, वो हम टाइम टाइम पे वैसे भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप मैप की बात करोगे तो ये जो ग्रीन वाला एरिया है वो चहामनाज का है, जो आप देखोगे कि वो बाद में चहामनाज चौहान बन गए। जैसे पृथ्वीराज चौहान, आपने बहुत पॉपुलर नेम सुना होगा, तो वो लगभग यहाँ वाले एरिया में थे, थोड़ा राजस्थान गुजरात वाला एरिया, जो ग्रीन कलर की शेड इन्होंने पूरी कर रखी है। ठीक है, आप राजपूताज के बारे में देखोगे, जो थोड़ा महाराष्ट्र वाले एरिया में, थोड़ा सा मध्य प्रदेश को भी टच कर रहे हैं। आज का मध्य प्रदेश, आज का महाराष्ट्र पहले ऐसा नहीं था, तो ये पूरा साम्राज्य इनके पास था। इसके अलावा आप पालाज के बारे में देखोगे, ठीक है, तो ये आप एक बार मैप में देख लो। नीचे यहाँ देखो चोलास, मैंने आपको पहले ही मैप दिखा दिया है, चेरा ये देखो। ठीक है, पांड्या यहाँ पे नीचे। तो ये सारे जो राज्य थे ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे, और अब हम देखेंगे कैसे कैसे हम किसके बारे में, कौन कितना इंपॉर्टेंट था, कैसे करते थे। अब आपने युद्ध वगैरह के बारे में तो अब आजकल टीवी शोज बहुत सारे आ चुके हैं, आपने देखा होगा कि वो युद्ध करते रहते हैं, और मूवीज़ भी आपने देखी होगी, मणिकर्णिका आई है रानी लक्ष्मीबाई की, वो तो काफ़ी पहले की, अब तो वो तो बिल्कुल ही मॉडर्न टाइम की बात हो गई, 1857 के आसपास की। लेकिन अभी हम 600 वाले सन की बात कर रहे हैं, देखो कितने पीछे जा रहे हैं हम। ठीक है, तो कैसे कुछ नई डायनेस्टी इमर्ज होती है, यानी कि नया एक शासन, एक वंश बनता है। तो 7th सेंचुरी के टाइम पे क्या हुआ, बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड होते थे, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, सामंत, आपने एक वर्ड सुना था, सामंत कौन होते थे, राजा के जो लैंड होती थी कुछ लोगों के पास होती थी, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके पास ज़मीन होती थी। ठीक है, वो राजा तो नहीं होते थे, लेकिन उनके पास ज़मीन होती थी, वो अपनी आर्मी भी रखते थे, ज़मीन से टैक्स लेते थे और आर्मी का फुलफिलमेंट करते थे उससे, तो वो सामंत बन जाते थे। तो उन्हीं सामंतों की बात हो रही है। ये कुछ बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, यानी कि बड़े ज़मींदार थे, जो वॉरियर चीफ भी थे, यानी कि वो सेनापति वगैरह ऐसे भी होते थे, अपनी सेना रखते थे, उसके चीफ होते थे। ठीक है, उन्हें क्या क्या कहा जाता था, सामंत कहा जाता था, और राजा उन्हें क्या कंसिडर करते थे, अपने सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट यानी कि हमसे छोटे, हमारे पद पे। ठीक है, एक तरह से वो। ठीक, इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो राजा के लिए क्या लाएंगे, गिफ्ट लेके आएंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें देंगे, उन्हें कुछ और गिफ्ट देंगे, बी प्रेजेंट एट द कोर्ट, यानी कि वो दरबार में प्रेजेंट होंगे दरबारी की तरह। इसके अलावा वो मिलिट्री सपोर्ट देंगे, ये सब चीज़ें कही जाती थी। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, सामंत धीरे धीरे अपनी वेल्थ और पावर इकट्ठा करने लगे। अब देखो, जब उनके पास सेना है, जब उनके पास पैसे हैं, किससे, वो ज़मीन से जो वो ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, उनके पास पैसा है, सेना है, तो और क्या चाहिए पावरफुल बनने के लिए। तो जब वो पावरफुल बन जाते थे तो अपने आप को टाइटल्स क्या क्या देते थे, महासामंत बना दिया। सामंत से क्या हो गए, महासामंत हो गए, या फिर महामंडलेश्वर हो गए। महामंडलेश्वर मतलब द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन, यानी कि उस एरिया का सबसे महान भगवान एक तरह से वो। ठीक है, या मालिक एक तरह से कह लो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आप टाइटल्स, आपने पिछले बुक में भी पढ़ा था कि टाइटल्स कितने इंपॉर्टेंट थे, तो ऐसे ही टाइटल यहाँ पे भी है। ठीक, इसके अलावा क्या है, वो इंडिपेंडेंस, कुछ ऐसे ऐसे सामंत हो जाते थे जो इतने ज़्यादा अमीर हो जाते थे, इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे कि जिन राजाओं के नीचे वो काम कर रहे थे उन राजाओं को टक्कर देने लग जाते थे और खुद अपने आप को राजा घोषित कर देते थे और उनके अंडर में फिर नहीं रहते थे। अब यहाँ पे एक फोटो दे रखी है, आपने नाम सुना होगा किसका, नरसिंहा का। नरसिंहा कौन थे, नरसिंहा एक नरसिंह अवतार था, किसका, विष्णु भगवान का। माना जाता है कि वो शेर भी था और इंसान भी था, मिक्स था। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, हिरण्यकश्यप का वध किया था। ठीक, तो ये जो गुफाएं, हमारी एल्लोरा की जो गुफा है, केव नंबर 15, वहाँ से हमें ये एक तरह का स्कल्पचर मिला है जो कि बना हुआ है, गुफा के अंदर खोद के बनाया गया है। ठीक है, वहीं पर शेप देके राष्ट्रकूटा पीरियड में बनाए। राष्ट्रकूटा पीरियड कौन सा है, अब जो राष्ट्रकूटा ये शासन जो रेड शेडेड है ना, यहाँ पे जो रेड शेडेड एरिया है, इन लोगों की गुफा में मिला है, उन लोगों ने उस टाइम बनवाया होगा। ठीक है,
मैंने बताया कि कुछ सामंत राजा बन जाते थे, तो ये जो राष्ट्रकूटा थे ना, ये भी ऐसे ही राजा बने थे। पहले किसके अंडर काम करते थे? चालुक्य के अंडर काम करते थे, जो कि कर्नाटका में है, जो कि आपने 6th क्लास में भी नाम सुना था चालुक्यास का। कर्नाटक में जो चालुक्य राजा थे उनके अंदर अंदर ये काम करते थे, ठीक है। बाद में राष्ट्रकूटा इतने स्ट्रांग हो गए कि उन्होंने क्या किया, अपने ही जो वो थे राजा थे उन्हें हरा दिया, यानी कि इनके जो मेन राजा थे राष्ट्रकूटा के जो सरदार था वो था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने क्या किया, चालुक्य को हरा दिया, उनसे अच्छा परफॉर्म किया। एक पूजा पाठ करवाई, किसकी? हिरण्यगर्भा करके एक रिचुअल करवाया, ठीक है। उसके बाद इससे इन्होंने अपने आप को ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, यानी कि वास्तव में क्या थे, वो ब्राह्मण थे, और सिद्ध क्या कर दिया कि वो क्षत्रिय हो चुके थे। एक तरह से उनका पुनर्जन्म हो चुका था, रीबर्थ हो चुका था। कौन सी पूजा से? हिरण्यगर्भा से, ठीक है, यानी कि जिसका मतलब होता है द गोल्डन वॉर्म। गर्भ में बच्चा पैदा होता है ना, कि उसी से ही रिलेटेड ये पूजा का नाम है हिरण्यगर्भा, ठीक है। हमने देखा जो चालुक्यास थे वो आ गए यहाँ कर्नाटका के अंदर थे, जिनके अंदर से निकल के आए थे कौन निकल के आए थे चालुक्य के अंदर से? देखो कर्नाटक आपको यहाँ लगभग यहाँ मिलेगा, ठीक है। और इनके अंदर से कौन निकल के आए? ये राष्ट्रकूटा निकल के आए। इसके अलावा हमने देख लिया यहाँ जो राजस्थान वगैरह वाला एरिया है, यहाँ पे अब कौन निकल के आए? दंती दुर्ग के जो राजा थे ये सब। तो अब जो ये ब्राह्मण लोग थे कौन से? कदम्बा मयूरशर्मन और गुर्जर प्रतिहारा हरिचंद्र। उन्होंने क्या किया, वो ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने कुछ ट्रेडिशंस ऐसे छोड़ दिए अपने, और आर्म उठा के शस्त्र उठा के क्षत्रिय बन गए, ठीक है। तो अब इस टाइम तक जरूरी नहीं हो गया, तो रह गया था ना कि क्षत्रिय हो तभी आप राजा बन सकते हो, अगर तुमने पावर इकट्ठी कर ली तो भी तुम राजा बन सकते हो, ये आ गया था। अब एडमिनिस्ट्रेशन एंड किंगडम। अब किंगडम में एडमिनिस्ट्रेशन होता कैसे था, पूरा प्रशासन कैसे चलता था? देखो जो राजा होते थे उन्होंने अपने बहुत ही ज्यादा बड़े क्या कर लिए थे, टाइटल रख लिए थे अपने, जैसे महाराजा, धीराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड किंग, ठीक है, ओवरलॉर्ड किंग, ठीक है। फिर त्रिभुवन चक्रवर्ती, यानी कि तीनों दुनियाओं का, तीनों जगहों का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, ऐसे अपने आप को टाइटल देना शुरू कर दिया था, ठीक है। इन क्लेम्स के बावजूद ऐसा भी था कि उन्हें अपनी पावर शेयर करनी पड़ती थी, कभी कभी सामंत के साथ, कि थोड़ा सा पार्ट सामंत को दे दिया, थोड़ा सा किसानों के एसोसिएशन कर दिया, यानी कि उन्हें थोड़ा सा महत्व दिया, थोड़ा सा व्यापारियों को महत्व दिया, थोड़ा सा ब्राह्मणों को महत्व दिया। तो उन्हें महत्व तो सबको देना पड़ता था, लेकिन शो ऑफ करने के लिए क्या करते थे, अपने टाइटल्स बहुत ऊंचे ऊंचे रखते थे। ये तो ऑब्वियसली बात ये है कि हर स्टेट में रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, जो लोग प्रोड्यूस करते होंगे। प्रोड्यूस कौन करते हैं? या तो पीजेंट यानी कि किसान, या फिर कैटल कीपर्स पशुपालक, या फिर आर्टिशन यानी कि जो हस्तशिल्पियों का काम करते हैं, हाथों से कुछ बनाते हैं, तो उनसे ही वो सारी चीज़ें होती थी। और उसके बाद उन्हें क्या कर दिया जाता था, उन्हें बहुत सारे टैक्स लगा दिए जाते थे, जिससे रेवेन्यू कलेक्ट होता था, ठीक है। एक तरह से रेंट की तरह उन्हें देना पड़ता था। जैसे एक चीज जगह से हमें पता चला है कि इंस्क्रिप्शन से, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, वो जो पत्थरों पे गुदा हुआ होता है, चोलास के टाइम पे चोला कहाँ है? ऊपर, ठीक है। आप ये देखो चोला, ये दिखेगा आपको रेड वाले पोर्शन के नीचे, ठीक, यहाँ पे चोला है, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, तो इन लोगों ने क्या किया कि लगभग इनके इंस्क्रिप्शन में पता चला कि 400 टैक्सेस, 400 तरह के टैक्सेस इन्होंने लगा रखे थे। कैसे कैसे थे? तो सबसे ज़्यादा जिक्र में आता है वो है वेट्टी, जो कि एक तरह से क्या होता था, वो बिना पेमेंट की लेबर आपको करनी पड़ती थी, यानी कि मजदूरों को फोर्स किया जाता था कि तुम राजा के यहाँ पे काम करो बिना पैसे लिए, ठीक है। उसके अलावा क्या है, कदामाई होता था, जो कि लैंड रेवेन्यू होता था, ठीक है, यानी कि लैंड का रेवेन्यू चुकाना। इसके अलावा टैक्सेस लगते थे किस पे? अपने घर पे थैचिंग करने के लिए भी। थैचिंग क्या होता है? जब घर के ऊपर वो नहीं लगाते, छप्पर लगाते हैं, ठीक है, उस छप्पर के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। अगर तुम्हें पेड़ चढ़ने के लिए सीढ़ी लगानी है, उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा सेस लगता था किस पे? अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी को बढ़ाना है तो उस पर भी सेस लगता था। तो इस तरह से लगभग 400 तरह के टैक्स उन पर लगाए जाते थे लोगों पे, ठीक है, उससे ये काम होता था। क्या ऐसे टैक्सेस अब हैं भाई? अब तुम्हें सीढ़ी लगाने के लिए कोई टैक्स थोड़ी ना देना पड़ रहा है, तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। अब ये रिसोर्सेज क्या थे? इससे राजा का इस्टेब्लिशमेंट होता है, राजा अपनी सत्ता को रखता है। इसके अलावा टेम्पल बनवाता है, किले बनवाता है, ठीक है, अपनी आर्मी के लिए भी यूज़ करता है। इसके अलावा अपना वेल्थ इकट्ठा करता है, ठीक है। और जब क्या होता था, कभी कभी फाइट हो जाती थी, यानी कि लड़ाई हो जाती थी। लड़ाई के जीतने के बाद क्या होता था, सबसे ज़्यादा एक तो उनका जो पैसे वगैरह है वो इकट्ठे करो, साथ में एक तरह से जो लूट का माल वगैरह है, जो ट्रेड रूट है, उस पर अपना कब्जा कर लो। क्योंकि ट्रेड रूट में यानी कि जो व्यापार का रास्ता होगा, वहाँ पे क्या होगा, लोग आएंगे, व्यापारी आएंगे, तो व्यापारी क्या करेंगे, टैक्स देंगे राजा को, तो राजा की उससे क्या हो जाएगी, कमाई हो जाएगी, ठीक है। अब आज का एडमिनिस्ट्रेशन इससे काफ़ी अलग है, वो बात अलग है। वैसे देखते हैं जो रिसोर्सेज हैं राजा के फाइनेंस के,
ठीक है, वो हमने पढ़ लिया टेम्पल ऑफ फॉरेस्ट के फोर्ट बनाने के लिए काम भी आता था, ये सब हो चुका है। ठीक है, जो फंक्शनरीज होती थी फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, यानी कि जो लोग कलेक्ट करते थे टैक्स वो कौन होते थे, वो ज़्यादातर एक प्रभावी परिवार के होते थे, एक अमीर इंसान होता था। ठीक है, और उसे वो हेरिडेटरी मिलता था, यानी कि एक इंसान अगर कलेक्ट करता है तो उसका बेटा भी कलेक्ट करेगा, फिर बेटे का बेटा भी, फिर उसका बेटा भी, फिर उसका बेटा भी। ठीक है, ऐसे ही जैसे राजा की पोजीशन होती है बहुत सारे केसेस में। अब प्रशस्ति आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा, मतलब लास्ट क्लास में भी पढ़ा था प्रशस्तियों के बारे में, तो उसी के बात हो रही है प्रशस्ति और लैंड ग्रांट्स। कभी कभी जो जमीन होती थी वो ब्राह्मणों को एज अ गिफ्ट दे दी जाती थी। ठीक है, ब्राह्मणों के को उस लैंड के साथ काफ़ी सारी और चीज़ें भी मिलती थी। ठीक है, और क्या होता था और चीज़ें मिलती थी, इससे क्या होता था, ज़मीन मिल गई उन्हें, काफ़ी सारी चीज़ें भी मिल गई, वो उससे टैक्स भी कमा सकते हैं और चीज़ें भी कमा सकते हैं। अब राजा ब्राह्मणों को देते क्यों थे, वो इसलिए देते थे क्योंकि ब्राह्मण लोग क्या होते थे, या फिर जो इंटेलिजेंट लोग होते थे क्या करते थे, उनके बारे में प्रशस्ति लिखते थे। प्रशस्ति क्या होता है, प्रशस्ति में ज़रूरी नहीं होता कि जो लिखा जा रहा है वो सच हो, लेकिन प्रशस्ति में राजा की तारीफ करी जाती है। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा एक तरह से, यानी कि तारीफ करना। तो जैसे भी राजा अपने आप को दिखाना चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा योद्धा, बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था या बहुत सॉफ्ट था, जो भी था, जो राजा दिखाना चाहता है कवि वही लिखता है, वो ब्राह्मण लोग वही लिखते थे। और उन्हें इस काम के बदले क्या मिलते थे, लैंड ग्रांट मिलते थे, यानी कि एक तरह से ज़मीन मिलती थी। और ज़मीन किसको कितनी और कब दी गई है वो ऐसी ऐसी मेटल प्लेट्स में लिखा हुआ होता था। ठीक है, इन मेटल प्लेट्स में पूरा डाटा होता था कि किसे कैसे कैसे लैंड मिली है, ये सारी चीज़ें। अगर आप यहाँ देखो अचीवमेंट ऑफ नागा भाटा का अचीवमेंट दिखा रहे हैं, क्या है ये अचीवमेंट, देखो एक प्रशस्ति है जो संस्कृत में लिखी गई है, ग्वालियर मध्य प्रदेश से मिली है। उसमें लिख रहा है कि क्या एक प्रतिहारा किंग था, एक राजा था, जो हमने गुर्जर प्रतिहारा देखा ना, वो कौन थे, पहले ब्राह्मण थे फिर वो क्षत्रिय बन गए। तो उन लोगों ने क्या क्या जीत लिया था, किंग ऑफ आंध्रा संधावा, यानी कि सिंध, आंध्र के सिंध के राजा बन गया था। वीरभद्र कलिंगा फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज अ प्रिंस, यानी कि वो जो प्रतिहारा का राजा था वो एक राजकुमार ही था, मतलब प्रॉपर राजा बना भी नहीं था, लेकिन उसके सामने सारे लोग, जो सिंध का राजा था, जो महाराष्ट्र का राजा था, जो उड़ीसा का राजा था, वो सब झुक गए। अब क्या है, ही वॉन अ विक्ट्री ओवर चक्रयुद्धा, उन्होंने चक्रयुद्ध जो कि कन्नौज के रूलर थे, कन्नौज के उत्तर प्रदेश के रूलर थे, उनके ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली है। उसने किसे किसे हरा दिया, उसने वंगा को, यानी कि जो बंगाल का हिस्सा था, अनारता जो गुजरात का हिस्सा है, मलावा जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, किराता जो जंगल के लोग होते हैं, तुरुष्कर यानी कि तुर्की जो एशिया वाला इलाका है, और वत्स मत्स्य, ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया में आता है। इन सभी एरिया को कॉन्कर कर दिया। अब कितना सच है कितना नहीं है ये हम नहीं कह सकते हैं। आगे देखते हैं, ये हमने देख लिया कि उन्हें ये सब चीज़ें मिलती हैं। अब लैंड के साथ उन्हें क्या क्या मिलता है, एक तमिल सेक्शन में हमें उस ग्रांट के बारे में पता चल रहा है, जिसमें क्या है कि एक तो बाउंड्रीज होती है जिससे पता लगाया जैसे कि किसका कितना लैंड है, कितना लैंड नहीं है, थोड़े वो बाउंड्री कटी हुई होती है। ठीक है, साथ में बाउंड्री पे क्या लगा देते हैं, जंगली और कटीली बुशेज, यानी कि झाड़ लगा देते हैं जिससे कोई ऐसा एरिया ना ले। उस लैंड के अंदर क्या क्या होता है, फल उगाने वाले पेड़ आते हैं, पानी आता है, ज़मीन, गार्डन, ठीक है, इसके अलावा बगीचे, ट्रीज, वेल्स, कुछ खुले मैदान, पशु के चराने की जगह चरवाहा, चारागाह, ठीक है, कुछ गांव यानी, और इसमें चींटियों के घर, कुछ प्लेटफॉर्म, कैनाल, यानी कि कैनाल क्या होती है, जैसे एक ऐसा रास्ता सा बना दो इस तरह से, जैसे ये रास्ता है, ठीक है, ऐसे इसे इतना इतना खोद दो। क्यों खोद दिया, अब अगर नदी से पानी आएगा ना तो इस खुदे हुए रास्ते से सीधा खेतों में ही जाएगा, तो ऐसे कैनाल बनती थी। ठीक है, कुछ नालियाँ नलियाँ टाइप कह सकते हो, तो ये सब बनता था। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या था, पानी की नदी, कुछ और लैंड टैंक्स वगैरह, उसमें सामान रखने का सामान, ग्रीनरी रखने का सामान, फिश पॉन्ड, और उसके मधुमक्खी के छत्ते, डीप लेक्स, ये सारी चीज़ें उस लैंड में होती थी। यानी कि इतनी बड़ी बड़ी लैंड्स उन्हें गिफ्ट कर दी जाती थी। जो भी उन्हें रिसीव करता था वो उसके पास क्या क्या राइट होता था कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है। इसके अलावा कोई भी जुडिशियल ऑफिसर को क्या होता था, वो टैक्स कलेक्ट कर सकता था, जो कि जुडिशियल ऑफिसर्स ने क्या किया था, इंप्लीमेंट किया था। मतलब कुछ राजा की जुडिशरीज होती, उसने टैक्स इंप्लीमेंट कर रखा था, ले कौन सकता था, ये ब्राह्मण लोग उसे ले सकते थे। ठीक है, वो जो ब्राह्मण लोग होते थे वो अपने बड़े बड़े कमरे बना सकते थे। ठीक है, विद अपर स्टोरीज, यानी कि ऊपर तक, यानी कि अपनी बहुत सारी मंजिला भी, ब्रिक्स पका कर उन ब्रिक्स का भी यूज़ कर सकते थे। वो कुछ और चीज़ें खोद भी सकते थे, ही कैन प्लांट ट्री, वो प्लांट उगा सकते थे, कुछ भी उगा सकते थे जो वो चाहें। ठीक है, अगर उन्हें लगता है ऐसा।
उन्हें कैनल्स भी मिलती थी इरिगेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इनकी सिंचाई करने के लिए, कुछ रास्ते के लिए जुगाड़ भी मिलता था, पानी जिससे वेस्ट ना हो तो एम्बैंकमेंट्स भी बनते थे। तो ये सारे सोर्सेज थे, कहाँ पे मिलते थे? उस लैंड पर जो ब्राह्मणों को दी जाती थी, किसके लिए? जो वो प्रशस्ति लिखते थे उस काम के लिए। ठीक है, अब 12th सेंचुरी से थोड़ा सा हट के अब जो है कश्मीर की जो एक पोएम लिखी गई है, जो कि किसने लिखा है? काल्हाना ने। ठीक है, वो क्या है? वो एक बहुत सारे रिसोर्सेज को मिला के लिखी गई है, जिसमें इंस्क्रिप्शन है, डॉक्यूमेंट है, लोगों से बातचीत करके लिखा गया है, पुरानी हिस्ट्री है, अंदर की हिस्ट्री है। ठीक है, ये किसी की तारीफ नहीं है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वो था, पोइट था। ठीक, और उसे बार बार वो क्रिटिकल था किसके लिए? रूलर के लिए, इनकी राजाओं की बुराई कर देता था और पॉलिसीज़ की भी बुराई कर देता था। ठीक है, ऐसा तो उसमें ये नहीं था कि उसकी वो तारीफ करने के लिए मजबूर हो, क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली ज़्यादातर लिखता था। अब वॉरफेयर ऑफ फॉर वेल्थ, अब पैसे कमाने के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और समृद्ध होने के लिए वॉरफेयर छिड़ जाती थी, यानी कि युद्ध हो जाते थे। अब कैसे होते थे? अब आपने देखा कुछ एरियाज़ में हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ एरियाज़ में कुछ चीज़ें, और कुछ डायनेस्टीज़ ऐसी हैं जो कुछ ही एरिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादातर चाहते रहते हैं कि वो और के एरियाज़ पे भी कंट्रोल कर सके। जैसे अगर आप कन्नौज की सिटी की बात करो तो वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है, गंगा नदी के पास है तो उपजाऊ तो मानी जाएगी। ठीक है, खेती अच्छे से हो सकती है, सारी चीज़ें अच्छे से अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की युद्ध हुआ इसे पाने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें रूलर्स की, जो गुर्जर प्रतिहारा थे, जो हमने बात करी, जो हरियाणा साइड पहुँच गए थे, जो राजपूता थे, जो पिंक वो थे नीचे वाले आपने दिखाई है, और पाला, ये जो ऊपर तीनों शेड्स हैं, इन तीनों पार्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। ये देखो, ये जो तीन शेड है ना, इन तीनों के बीच में ही कन्नौज को लेकर लड़ाई हो गई थी। किस किस को? इसको, इसको और इसको। तो इसे क्या कहते हैं? ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल, यानी कि जहाँ पे तीन पार्टी क्या हो, दिक्कत में हो, कॉम्पिटिशन में हो। इसके अलावा जो राज्य थे वो अपना युद्ध करके तो अपनी पावर दिखाते ही थे, टेम्पल्स बना के भी दिखाते थे। ठीक है, कभी कभी अगर अटैक हो जाता था, क्योंकि टेम्पल्स को इतनी इंपॉर्टेंट देती थी, तो अगर मैं एक राजा हूँ और सामने से एक राजा आ रहा है और मैं जीत गया, तो ये माना जाता था कि सामने वाला राजा उस वाले राज्य के सारे मंदिरों को तोड़ देगा, क्योंकि वो राज्य किसका, वो मंदिर किसका प्रतीक है? उस सत्ता का प्रतीक है, उसने कुछ काम करा उसका प्रतीक है। तो सबसे ज़्यादा राज्य को इस तरह से मंदिरों के लिए ज़्यादा लूटते थे। अगर हम सुल्तान महमूद गजनी की बात करें, जो अफगानिस्तान से आए थे, आपने नाम सुना होगा, लगभग 997 से 1030 के बीच में आए थे। उन्होंने पूरे सेंट्रल एशिया को कवर कर लिया था, ईरान को, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया के पार्ट को, सबको कवर कर लिया था, और अब वो इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर की साइड आने लगे थे। तो उन्होंने सब कॉन्टिनेंट पे क्या किया? हर साल लगभग रेड करते थे, मतलब घूमते थे। उनका टारगेट होता था, मतलब घूमता था, मतलब वही क्या टारगेट होता था? यही कि वो हराए सबको और वहाँ की वेल्दी जो टेम्पल से उन्हें लूट ले। तो जो सोमनाथ था मंदिर गुजरात का, वहाँ पे वो बहुत बार आया, लेकिन जो गजनी है उसने, मतलब उसे लगता था गजनी को कि बहुत ही शानदार कैपिटल है ये, और यहाँ से वो चीज़ें चुरा के क्या करेगा? वो सामान ले जाएगा अफगानिस्तान में और वहाँ पे जाके बहुत ही सुंदर सी जगह बनाएगा। अब सुल्तान क्या है? सुल्तान होता है रूलर को, जब हम उर्दू में कहते हैं सुल्तान कहते हैं। चलो, सुल्तान महमूद बहुत इंटरेस्टिंग था इन सारी चीज़ों में, यानी कि हराने में, दूसरों को उनका सामान लूटने में। ठीक है, और उन्होंने अपनी चीज़ें लिखने को किससे कहा? अलबरूनी से, कि तुम मेरे बारे में लिखो। तो उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के अकाउंट में बातें करी हैं। ठीक है, अरेबिक वर्ग को, यानी कि जो प्रॉपर अरेबिक वर्ग है उसे क्या कहते हैं? किताबुल हिंद कहते हैं। बाकी लोग जो राज्य में क्या थे, राज्य जीतना चाहते थे, युद्ध वगैरह लड़ते थे, वो कौन थे? चाहमनाज थे, जिन्हें आप चौहान के नाम से जानते हो। उनका रीजन दिल्ली से अजमेर में फैला हुआ था, अजमेर राजस्थान। ठीक है, और दिल्ली आपको पता ही है। वो अपने आप को वेस्ट और ईस्ट में और ज़्यादा फैलाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोका किसने? चालुक्याज ने रोका। ठीक है, गुजरात में रोका। ठीक है, चालुक्य जो थे गुजरात के, उन्होंने। उसके अलावा जो गांडवाल्स थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने। ठीक है, जो चाहमनाज थे, जो ये सब कुछ जीतना चाहते थे, उनमें सबसे पॉपुलर कौन था? पृथ्वीराज जो थर्ड थे वो। ठीक है, अफगान का जो राजा था, जो सुल्तान महमूद गौरी था, जो जीतना चाहता था सारी चीज़ें 1191 में। ठीक है, वो आया था भारत। उसके बाद 1191 में क्या किया उन्होंने? पृथ्वीराज थर्ड ने उसे हरा दिया, लेकिन अगले ही साल पृथ्वीराज की भी हार हो गई। ठीक है, लेकिन इसलिए हम इसे मानते हैं क्योंकि वो हरा दिया था उन्होंने एक बार। अब हम बात करें चौलास को, बहुत ही डीपली देखते हैं। ये चौलास वाले एरिया कहाँ है? देखो, बेसिकली थोड़ा सा कर्नाटक वाला एरिया भी, तमिलनाडु, केरला, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये चौलास देखो, यहाँ पे थोड़ा लाइट हो चुका है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा कम शासन होगा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कली शासन होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा इनका ही शासन होगा। तो हम यही सब आगे देखने वाले हैं। अब उरैयार से तंजावुर की यात्रा, जो चोला की पावर है वो कैसे राइज करी, कैसे बढ़ी? वो एक माइनर क्या थी? चीफली फैमिली थी, जिसे हम मुटलियार कहते हैं। ठीक है, उन्हें जो पावर थी, कावेरी डेल्टा में उन्हें क्या मिला? पावर मिली, यानी कि कावेरी डेल्टा के आसपास उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें थी। वो सबऑर्डिनेट थे पल्लवा के, कांचीपुरम में, यानी कि वो पल्लवा के नीचे थे।
अब ये जो विजल्या थे वो चीफ जो चोलास थे ना उनकी फैमिली में से एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग सा बच्चा था, जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझता था। बच्चा नहीं कह लो, एक सरदार कह लो, ठीक है। उसने युद्ध किया थोड़ा सा अपना डेल्टा जीतने में, वो जीत गए। और उन्होंने क्या किया फिर थंजावुर में बहुत ही बड़ा टेम्पल बनवाया, ठीक है। कौन सी देवी का? निशंभासुरदीन। अब क्या हुआ, जो विजयला का जो सक्सेसर थे, ये जो बच्चे थे, उन्होंने और भी ज़्यादा उसे ग्रो किया उसके साइज को। कहाँ कहाँ? जो पांड्या और पल्लवा की जो टेरिटरी थी, जो आप मैप में देखोगे ना अपने, उसको भी उन्होंने हरा दिया। उसके अलावा जो राजा वन था, ठीक है, जो फर्स्ट था, उसने क्या किया, वो चोलास का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या राजा माना जाता है। 985 में आया था और उसने अपने एरिया को और फैलाया। उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया, इनकी पहले जैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था उससे अलग करा। जो उसका बेटा था, इसे राजा का जो बेटा था राजेंद्र फर्स्ट, उसने क्या किया, उसने इस पॉलिसी को और आगे बढ़ाया। गंगा वैली, यानी कि कहाँ, तो ये साउथ में था, यानी कि हम नीचे की साइड की बात कर रहे थे, ये चोला पल्लवा ये सब नीचे की साइड थे। उन्होंने गंगा वैली, यानी कि मान लो कि तमिलनाडु से लेके उत्तर प्रदेश तक का सब कुछ कॉन्कर कर दिया, सब कुछ जीत लिया, ठीक है। गंगा वैली तक भी आ गए। श्रीलंका को भी, जो हमारा पड़ोसी देश है, नीचे आपको छोटा सा देखने को मिलेगा, उसे भी हरा दिया। साउथ ईस्ट एशिया में भी पहुंच गए। साउथ ईस्ट एशिया की बात करोगे तो इंडोनेशिया, म्यांमार, ये सारे जो कंट्रीज है वहां तक भी पहुंच गए, ठीक है। तो उन्होंने अपना नेवी से एक्सपेडिशन किया। नेवी कौन सी? यानी कि उनके पास अपनी नौसेना थी जो समुद्र के सहारे जा सकती थी। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये हो गए थे चोला। अब हम बात करें स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, यानी कि शानदार मंदिर और उनमें जो ब्रॉन्ज की मूर्तियां हमें मिली है उनके बारे में। तो देखो, बड़े बड़े टेम्पल्स थे, थंजावुर और गंगाईकोंडा, चोलापुरम, ये सब किसने बनाए? ठीक है, मतलब तंजावुर के जो मंदिर थे, गंगईकोंडा, चोलापुरम के जो मंदिर थे, ये किसने बनाए? राजा ने या फिर राजेंद्र ने, ठीक है। उनका आर्किटेक्चर और ये सारी चीज़ें बहुत सारी उन्होंने बनवाई थी। हमें पता है ना, साउथ में ऑब्वियसली हम कितने सारे मंदिर देखते हैं, तो इन्हीं राजाओं की वजह से वो मंदिर बने थे। अब कैसे कैसे, हम ये देखो, जो चोला टेम्पल्स थे वो ज़्यादातर क्या होते थे, बिकम द न्यूक्लियर ऑफ द सेटलमेंट विच ग्रो अराउंड देम। यानी कि देखो, जो मंदिर होते हैं, आप कहीं भी देखोगे ना, जहाँ पे भी मंदिर होते हैं, आप कभी भी जाते हो, मान लो आप वैष्णो देवी जाते हो, आप किसी भी मंदिर आसपास में अगर कोई फेमस सा है तो मंदिर होगा, मंदिर में लोग आएंगे, ठीक है, लोगों के साथ बच्चे आएंगे। जब लोग आएंगे तो मंदिर में चढ़ाने के लिए क्या चाहिए उन्हें? फूल चाहिए, प्रसाद चाहिए, कुछ और चाहिए। वो बड़ी यात्रा करके आएंगे तो उन्हें रहने के लिए कुछ चाहिए, खाने के लिए सामान चाहिए रास्ते के बीच में। इसके अलावा उनके साथ उनके बच्चे आएंगे तो साइडों में क्या हो जाएगा, मान लो मेले लगने लगे, ठीक है, खाने पीने की चीज़ होने लगी, खेलने की चीज़ होने लगी, कपड़ों की दुकान होने लगी। तो क्या हुआ, मंदिर के चारों तरफ क्या हुआ, चीज़ें ग्रो करती हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे वो उसकी सेंटर बन जाती है, न्यूक्लियर मतलब सेंटर बन जाती है। और ये सबसे ज़्यादा फायदे की बात होती है मंदिरों की वजह से। तो धीरे धीरे क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होने लगा, यानी कि चीज़ें बनने लगी। अब लोग कहते हैं ना कि चलो मैं वहाँ से लाया था ये सामान, मैं उस मंदिर से लाया था ये सामान, या मैं हिमालय गया था, या मैं हिमाचल गया था, या मैं वैष्णो देवी गया था, या मैं किसी उड़ीसा गया था, वहाँ से ये सामान लाया हूँ, तो वो पॉपुलर हो जाता है। तो क्राफ्ट काम भी पॉपुलर होने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, टेम्पल वर ऑल्सो एंडाउन विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय द अदर्स। जो टेम्पल्स थे उन पर भी बनाए जाने लगे जो राजा के अंदर है लैंड, यानी कि राजा के अधिकार क्षेत्र में या फिर दूसरों के अधिकार क्षेत्र में भी है, वहाँ पे भी, ठीक है। जो लैंड है जो वहाँ पे जाते थे, उसके बाद उन्हें क्या करना पड़ता था, कुछ स्पेशलिस्ट लोग होते थे वो भी उनके आसपास बस जाते थे। कैसे? पुजारी बन गए, पुजारी रहने लगे। उसके अलावा माला बनाने वाले, खाना बनाने वाले, सफाई करने वाले, संगीतज्ञ, डांसर, ये सब आसपास रह जाते थे। तो जिससे जो प्लेस था, जो मंदिर था, सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं रह जाता था, बल्कि इकोनॉमिक हब बन जाता था। लोग कमाई करते थे, सोशल हब बन जाता था, कल्चरल लाइफ बदल जाती थी। जैसे आप देखोगे ना किसी पर्टिकुलर जगह की चीज़ें, अगर आप मथुरा में जाओगे, ठीक है, मथुरा वृंदावन में सब आपको जय श्री कृष्ण, राधे राधे यही करते हुए मिलेंगे। आप अयोध्या में जाओगे, सब जय श्री राम करते हुए मिलेंगे। तो क्या हुआ, कल्चर भी चेंज हुआ। कहने को दोनों ही हिंदू है, दोनों एक ही कम्युनिटी के हैं, लेकिन क्या हुआ, उनका कल्चर, जगह का कल्चर अलग है, ठीक है। अब वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको, मतलब मैक्सिमम जनता आपको सिर्फ राधे राधे ही करते हुए मिलेगी मथुरा वृंदावन में, ठीक है। कोई ऐसा अनोखा नहीं मिलेगा आपको कि वो जय श्री राम कर रहा हो, ऐसा नहीं है। वो उस भगवान को नहीं मानते, लेकिन उनका जो कल्चर है वो उनसे लिंक हो जाता है। तो ऐसे जो मंदिर वगैरह है वो बहुत ज़्यादा असर डालने लगते हैं। यहाँ टेम्पल की बात हो रही है, कहाँ का टेम्पल है? गंगाईकोंडा चोलापुरम का, यानी कि चोल राज्यों ने बनाया होगा जब चोलापुरम जगह पे है। नोटिस करो कि कैसे रूफ के टैपर्स हैं, यानी कि रूफ की जैसे एक तरह की सीढ़ी बन रही है। देखो ना, एक तरह की सीढ़ी तो है, पहले ये, फिर ये, छोटा 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 छोटा, जैसे ऊपर तक चढ़ते चले जाओ, जैसे ऐसी सीढ़ी बन रही है। इसके अलावा क्या है, डेकोरेट करे जाते थे आउटर वॉल्स। देखो किससे बने हुए हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियों से। मूर्तियाँ मतलब एक तरह से पत्थर से कटी हुई जो चीज़ें होती है ना, उनको स्कल्पचर्स कहते हैं, ठीक है। पत्थर में जो डिज़ाइन खोद खोद के बनता है, ठीक है, लेकिन खासकर मूर्ति जैसा डिज़ाइन बनता है। तो ये स्कल्पचर से देखो कितना डिज़ाइनर हो चुका है। तो इसलिए मंदिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे, ठीक है। अब इसके अलावा हमें क्या मिले, इसके अलावा हमें मिला है कि हमें इसके अलावा क्या मिला है,
हम बहुत सारे क्राफ्ट मिले हैं किसके, यानी कि बहुत सारे काम करे गए हैं टेम्पल्स के आसपास ब्रॉन्ज के, खासकर यानी कि ब्रॉन्ज और खासकर चोला की बात करें, हम इस चैप्टर में मेनली चोला साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चोला की बात करें तो उन्होंने ब्रॉन्ज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी और उसकी बहुत सारी पेंटिंग्स या पेंटिंग्स नहीं स्कल्पचर्स हमें मिलते हैं, मूर्तियाँ हमें मिलती हैं, ठीक है। और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट यानी कि सबसे बारीकी से किया हुआ काम में से एक कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और खासकर ये मूर्तियाँ किसकी होती थी, इमेजेस किसकी होती थी, देवी देवताओं की होती थी, ठीक है। और बहुत कम केसेस में लेकिन थोड़ी बहुत उनके भक्तों की भी होती थी। जैसे मान लो कृष्ण जी की तो मेनली आपको फेमसली दिख जाएंगी, कोई कोई मीरा की भी दिख जाएगी इनकी पूजा करते हुए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी मिल जाती थी। अब जैसे यहाँ पे इस मूर्ति की बात हो रही है, ये चोला ने बनवाई है, ठीक है। चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर, चोला साम्राज्य में बनी हुई, चोला राजाओं ने बनवाई है, ब्रॉन्ज की मूर्ति है ये। केयरफुली इसको नोटिस करो कि कैसे उसे डेकोरेट किया गया है। आप देखो यहाँ पे जो उसका नीचे वाला पोर्शन है यानी कि वो जो डिजाइनर लुंगी, एक तरह से लुंगी कह लो या नीचे का, आजकल तो ये एक तरह से साड़ी का डिज़ाइन समझ लो इनका, ठीक है। तो ये जो साड़ी के डिज़ाइन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ डिज़ाइनर चीज़ें हैं अलग ही दिखा रखे हैं। यहाँ पे उसके वो हाथ बंद भी अलग है, नेकलेस है, फिर ये टॉप से ऊपर मुकुट है, इवन आपकी फिंगर्स में भी आपको वो दिखेंगी, अंगूठियाँ दिखेंगी, इतना बारीकी से काम किया गया है, यानी कि इतना ज़्यादा डेवलप ये सब हो चुका था। अगर हम इसके आगे बात करें एग्रीकल्चर इरिगेशन की, अगर हमारी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो एग्रीकल्चर इरिगेशन भी इंपॉर्टेंट होता था। अगर हम उसकी बात करें तो धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होने लगा था, खासकर चोल साम्राज्य की हम बात करें, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ठीक है। तो यहाँ जो कावेरी नदी थी ना, कावेरी नदी के आसपास बहुत सारी नदियाँ बहती थी, ठीक है, जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है। आप एक बार कावेरी नदी देखो और चोल साम्राज्य देखो, ये रेड रेड पूरा चोल साम्राज्य है, ठीक है। कावेरी नदी कहाँ, ये रही कावेरी नदी आपकी, ठीक है। और यहाँ ये नीचे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जहाँ नदियाँ होती हैं वहाँ क्या होगा, खेती का मैदान अच्छा होगा। आपने कई बार ज्योग्राफी में देखा है कि नदियों के आसपास क्या होती है, खेती का मैदान अच्छा होता है, क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाती है नदी बहते हुए। और कभी कभी अगर उसमें बाढ़ हो जाए, बाढ़ आ जाए, बाढ़ आने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि शहर तबाह हो गई, बाढ़ आने का मतलब होता है जब पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता था, ओवरफ्लो हो जाता था पानी, ठीक है। और वो फर्टाइल कर देता था किसको, आसपास ज़मीन इकट्ठी कर देता, मिट्टी इकट्ठा करता था और नई कल्टीवेशन के लिए ज़मीन बन जाती थी। ज़्यादातर इतना पानी होने की वजह से यहाँ किसकी खेती होती थी, राइस की, चावलों की, राइस की खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए। इसके अलावा क्या होता था, धीरे धीरे क्या डेवलप होने लगा, तमिलनाडु के बाकी पार्ट्स में भी क्या एग्रीकल्चर शुरू होने लगी। वैसे इनकी एग्रीकल्चर होती तो काफ़ी टाइम पहले से थी, 5th और 6th सेंचुरी से। अभी हम बात कर रहे थे किसकी, 7th सेंचुरी की। तो खेती तो पहले से होती थी, लेकिन धीरे धीरे बाकी सारी जो इनोवेशंस है वो आने लगे। इनोवेशंस में कैसे आने लगा, एक एक रीजन पे, जैसे अब ये लोग क्या सुधार करने लगे, ज़मीन को एक लेवल पे लाने लगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ज़मीन थोड़ी ऊंची होती है, कभी थोड़ी नीची होती है, कभी कुछ होती है, कभी कुछ, तो ज़मीन को वो क्या करने लगे, एक लेवल पे लाने लगे, जिससे खेती एक साथ करी जा सके। इसके अलावा डेल्टा में कुछ रीजन एम्बैंकमेंट्स बनाने लगे, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज बनाने लगे जिसमें अगर पानी क्या हो, अगर फ्लड आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए तो पानी बहे ना। जैसे मान लो एम्बैंकमेंट्स होते हैं एक तरह की नालियाँ सी समझ लो, ठीक है, गहरी सी नालियाँ बना दिया कि अगर पानी आएगा तो नीचे को इकट्ठा हो जाएगा, ऊपर फसल को खराब नहीं करेगा या शहर को खराब नहीं करेगा। तो ऐसी ही चीज़ें वो बनाने लग गए थे। इसके अलावा पानी को इकट्ठा करने के लिए चीज़ें, यानी कि वही एम्बैंकमेंट और कैनाल बनाने लगे थे। अब ये लोग एक साल में 2 खेती भी करते थे। ये आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में कि एक साल में 2 खेती से क्या होता है, ज़्यादा मुनाफा होता है। और ये कब पॉसिबल है, जब मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो। तो अगर वो एक साल में 2 खेती करते थे, यानी कि मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। अब यहाँ पे देखो, इस फोटो में आपको एक गेट दिखाई दे रहा होगा, स्लुइस गेट। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जब पानी का लेवल बढ़ता है ना, तो इससे पता चल जाता है और ये लेवल को रोकता भी है, जिससे बाढ़ पूरे शहर को ऐसे बर्बाद ना करे। इसके अलावा देखें तो इट्स इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, यानी कि कभी कभी ज़रूरत हो जाती थी कि सिर्फ नदियों से काम नहीं हो रहा, सिर्फ बारिश से काम नहीं हो रहा, आपको आर्टिफिशियली उन्हें पानी देना पड़ता था। तो क्या हुआ इस काम के लिए, इरिगेशन, सिंचाई का महत्व आया, सिंचाई को स्टार्टिंग करी, लोग कुएं खोदने लगे, ठीक है, गड्ढे खोदने लगे, डक खोदने लगे, बड़े बड़े टैंक्स रखने के लगे जिसमें पानी को इकट्ठा किया जा सकता था। अलग अलग चीज़ें ऑर्गेनाइज होने लगी, लेबर को इकट्ठा करा जाने लगा, रिसोर्सेज को लाने लगे, ठीक है। पानी को शेयर किया जाता था कि कहाँ पे कितना यूज़ होगा, कहाँ पे कितना नहीं होगा। जो गाँव के लोग होते थे वो बहुत एक्टिव इंटरेस्ट दिखाते थे इन एक्टिविटीज़ में, क्योंकि उनके काम की फायदे की चीज़ होती थी। तो खेती हमने देख लिया कि वैसे तो नदी बहुत इंपॉर्टेंट थी चोला राज्य में, ठीक है, लेकिन कभी कभी इरिगेशन भी होता था। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, एम्पायर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। अभी आपने ऊपर देखा ना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बताया था उन्होंने, कि जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जो परिवार होते थे उन्हें दे देते थे टैक्स का सिस्टम, ठीक है। तो अब डीपली हम पढ़ेंगे चोलास के बारे में। उनमें क्या होता था कि कुछ सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स, यानी कि पीजेंट्स के कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट थे, ठीक है। वो क्या करते थे, किसान, उन्हें एक नाम दिया गया उड़, इस सेटलमेंट को, यानी कि इस तरीके को नाम दिया गया उड़। इसमें क्या था कि
इरिगेशन की वजह से जो किसान हो रहे थे वो प्रॉस्पेरस हो रहे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा समृद्ध हो रहे थे। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप ऑफ सच विलेजेस, ये जो विलेजेस थे जो बहुत ज़्यादा समृद्ध हो रहे थे, उन्हें एक नाम दिया गया जोड़ के नाडू। ठीक है, और जो विलेज की काउंसिल होते थे, देखो सबसे नीचे हो गया बहुत सारे विलेज, पहले तो किसान हो गए, किसानों को जोड़ के एक विलेज बना। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे विलेज हैं, ये भी विलेज है एक, ठीक है, ये भी एक विलेज हो गया। ठीक है, अब इन तीनों विलेजेस को, सारे विलेजेस को मिला के क्या बनेगा, एक नाडू। ठीक है, तो एक तो होते थे गांव की काउंसिल, विलेज काउंसिल, एक होती थी नाडू की काउंसिल। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर इस पर शासन करते थे, एक तरह से देखते थे कि क्या सही है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल उनके पास होता था। जस्टिस देते थे, यानी कि यही जो काउंसिल होती है यही जस्टिस करेगी और यही टैक्स को कलेक्ट करेगी। जो अमीर पीजेंट होते हैं, पीजेंट ऑफ द वेल्लल्ला, आपने वेल्लल्ला वर्ड 6th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, वेल्लल्ला कास्ट के जो लोग होते थे जो क्या एक्सरसाइज करते हैं, कंसिडरेबल पावर उनके पास होती है, वो देखते थे पूरा किसके, मतलब वो कंट्रोल रखते थे छोटे किसानों के ऊपर, और इनके ऊपर कौन कंट्रोल रखता था, चोला के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, जो चोला किंग होता था वो बहुत ज़्यादा अमीर लोगों को टाइटल्स भी दे देते थे, जैसे मुवेन द वलन, यानी कि अवेलन, और पीजेंट सर्विंग 3 किंग, यानी कि एक ऐसा किसान जो कि 3 राजाओं को सर्व कर रहा हो। ठीक है, या फिर आर्य, यानी कि चीफ, यानी कि एक तरह से सरदार। ठीक है, ऐसे कुछ नाम दे दिए जाते थे जो कि रिस्पेक्ट का प्रतीत होते थे कि हाँ भाई रिस्पेक्ट है, और ऑफिस में उसका इंटरेस्ट, यानी कि लोग उस पर विश्वास करते हैं। ठीक, आप देखोगे टाइप्स ऑफ लैंड कैसी कैसी थी, आपने देखा ना कि जो ब्राह्मण को गिफ्ट कर दी जाती थी, कुछ नहीं करी जाती, तो ये सारी चीज़ें जो लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण होती थी, यानी कि जो ब्राह्मण किसान नहीं होते थे, उनकी प्रॉपर्टी को कहते थे वेलन वगई। ठीक है, जो ब्राह्मण को गिफ्ट कर दिया जाता था, क्यों कर दिया जाता था, क्योंकि ब्राह्मण क्या करते थे, प्रशस्ति लिखते थे राजा की, और उन्हें गिफ्ट कर दिया जाता था, उन्हें क्या कहा जाता है, ब्रह्म देवा। ठीक है, उसके अलावा जो स्कूल की मेंटेनेंस के लिए ज़मीन दी जाती है वो शाला भोग। ठीक है, जो टेम्पल को गिफ्ट करी जाती है वो तिरुमुत्तकन्नी। ठीक है, और जो लैंड डोनेट करी जाती थी जैन इंस्टीट्यूशन को, जो जैन मॉन्क्स, आपने फिर से 6th क्लास में पढ़ा था, जैन धर्म होता है, वो मोनेस्ट्रीज बनाते हैं, उन्हें कहा जाता था पल्लिच छंदम। ठीक है, तो ये कुछ तरह की लैंड है। ठीक, आपको एक बार समझने के लिए था कि लैंड को किस तरह से डिवाइडेड एक तरह से हम कर सकते हैं। अगर हम देखें ब्राह्मण्स की बात, तो जो ब्राह्मण्स होते थे ऑफन रिसीव लैंड ग्रेंट्स, यानी कि उन्हें ज़मीन के कुछ तोहफे मिलते थे, जिसे हम ब्राह्मण्य कहते थे। इससे ब्राह्मण्स के पास बहुत बड़े बड़े क्या हो जाते थे, ज़मीन हो जाती थी साउथ इंडिया में, कावेरी नदी के आसपास। इसमें जो ब्राह्मण्य होते थे, ईच ब्राह्मण्य वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली, हर ब्राह्मण्य को, हर ब्राह्मण्य क्या था, ब्राह्मणों को मिलने वाली ज़मीन, उसे एक असेंबली देखती थी, या फिर कह लो एक तरह की सभा देखती थी, जो ब्राह्मण लैंड होल्डर्स की होती थी, यानी कि ब्राह्मण जमींदारों की होती थी। इन असेंबलीज का काम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, यानी कि बहुत ही बारीकी से ही काम करते थे, अच्छा काम करते थे, अपने जो डिटेल्स थी उन्हें रिकॉर्ड करते थे, कभी कभी इंस्क्रिप्शंस लिखते थे, यानी कि खोद खोद के उसे रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, टेम्पल पे भी आपको इंस्क्रिप्शन, यानी कि टेम्पल की, मंदिर की जो पत्थर की दीवार है ना, आपको उस पर भी लिखा हुआ कभी कभी मिल जाता था। ठीक है, इसके अलावा जो व्यापारियों का ग्रुप था, जिसे आप नागाराम कहते हो, ये भी आपने 6th क्लास में पढ़ा था, नागाराम व्यापारियों का ग्रुप। ठीक है, वो कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटी करता था, यानी कभी कभी शासन में आता था, ज़्यादातर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अगर हम इंस्क्रिप्शन देखें, तमिलनाडु के एक जिले चिंगलपुटकी, ठीक है, चिंगलपुटकी एक जगह है उत्तर मेरू, यानी कि उत्तर मेरूर एक शहर समझ लो, चिंगलपुट एक जिला समझ लो तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तो हमें वहाँ से क्या मिला है, ये पता चला है कि किस तरह से सभा ऑर्गेनाइज होती थी। जो सभा होती थी, जो कमेटीज होती थी, उसकी बहुत ज़्यादा सारी सभा होती थी बटी हुई, यानी कि एक सुप्रीम कमेटी हो गई और उसके नीचे बहुत सारी सभा आ गई, और वो कमेटी के अंदर बहुत सारी सभाएं होती थी, जो काम क्या करती थी, कोई देखेगा कि सिंचाई का काम कैसे चल रहा है, कोई बगीचों को देखेगा, कोई मंदिर को देखेगा। और इसमें सिलेक्शन कैसे होता था कि क्या होता था कि एक पत्ते पे क्या किया, कुछ नाम लिख दिए जो भी लोग बनना चाहते हैं, और उन टिकट्स को किस में डाल दिया, एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिया। उसके बाद एक छोटे से बच्चे से कहा कि एक एक करके तुम क्या करोगे, चिट्स निकालोगे। ठीक है, पहले एक कमेटी के नाम की एक चिट निकाली, वो बंदा उस कमेटी में पहुंच गया। फिर दूसरी कमेटी के नाम की पहली चिट निकाली, यानी कि दूसरी चिट वैसे तो, लेकिन वैसे उस कमेटी की पहली चिट, और वो बंदा उस कमेटी में पहुंच गया। तो इस मेथड से क्या होता था, सिलेक्शन होता था। अब इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट की बात करें कि हमें क्या क्या देखने को मिला है, तो मेंबर ऑफ सभा जो होते थे उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती थी, यानी कि किस बेसिस पे आप कहोगे कि वो एक इनका मेंबर, इस कमेटी का मेंबर बन सकता है या नहीं। तो पहली बात, जो भी बनना चाहता है उसके पास एक ज़मीन होनी चाहिए जिससे वो टैक्स देता हो। ठीक है, उसका अपना खुद का घर होना चाहिए, उसकी एज 35 से लेकर 70 साल के लगभग होनी चाहिए, उसे नॉलेज होनी चाहिए वेदास की, यानी कि वेदा पढ़ा होना चाहिए। अब वेदास की नॉलेज हमने पढ़ा था पहले 6th क्लास में कि वुमेंस को नहीं मिलती थी, अगर वुमेंस को नहीं होती थी यानी कि इस कमेटी में भी वुमेंस नहीं आती थी। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। वो किसी भी एक मेंबर का, अगर वो किसी कमेटी का मेंबर 3 साल तक रह चुका है तो वो आगे किसी कमेटी का
पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, जो भी सबमिट कर चुके थे, मतलब एनीवन हु हैज सबमिटेड हिज अकाउंट नॉट सबमिटेड, जिन्होंने अपना अकाउंट यानी कि अपना लेखा जोखा, अपना रिकॉर्ड वगैरह अभी तक नहीं दिखाया है, या फिर उसके रिलेटिव्स ने नहीं दिखाया है, यानी कि उसका कुछ मतलब ऐसा काम है कि 2 नंबर काम हो रहा है, भ्रष्टाचार वाला कुछ शक है, तो वो भी खड़ा नहीं हो सकता था। ऐसे एक इंस्क्रिप्शन मिला यहाँ पे। ठीक है, एक्सेप्ट है किसका, पेरियो पुराना का, पेरियो पुरानम। ठीक है, वहाँ से कुछ एक्सपेक्ट मिला है कि नॉर्मल मैन और वुमेन कैसे होते थे, तो वो बहुत सारे काम करते थे, इधर उधर घरों का काम करते थे। जो छोटे छोटे किसान, वो छोटे छोटे जो चिकन होते थे, यानी कि जो मुर्गी के बच्चे होते थे, वो इधर उधर घूमते रहते थे, वो काम करते थे उसमें। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट हाँ कोकोनट पाम वगैरह वो रखते थे। ये सारी चीज़ें कैसी उनकी लाइफ होती थी। जो वुमेन्स थी वो गाना गाती थी, अपने बच्चों को किसी पेड़ के नीचे सुला देती थी, उसके बाद खेतों में काम करती थी। ये सब चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो इसके साथ अब हम लास्ट पे पहुंच चुके हैं, चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी। अब जैसे हमने अभी चौला के बारे में पढ़ा, ऐसे चाइना में एक टैंग डायनेस्टी थी जो कि लगभग 300 साल तक उसने शासन करा अपना। ठीक है, किस एरिया में, क्या, चाइना के जियांग में, मतलब उसका जो कैपिटल थी वो जियान थी। 300 साल तक उसने वो करा, क्या, अपना शासन करा। जियान जो थे वो सबसे बड़ी सिटी है जो कि विजिट करी गई तुर्क के द्वारा, ईरानियों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा, जापानियों के द्वारा, कोरिया के द्वारा। तो उन्होंने क्या क्या देखा वहाँ पे कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी कि जो हमारे प्रशासनिक कर्मचारी हैं, वो किस बेसिस पे, एक एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्ट होते थे। उन्हें एक रिटर्न एग्जाम देना पड़ता था, उसके बाद उन्हें सेलेक्ट किया जाता था उस प्रशासन के लिए। और ये लगभग 1911 तक यही स्ट्रेटेजी चली। और ये अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि जो भारत में होता था उससे ये कितना अलग है। भारत में तो जो अमीर लोग होते थे उन्हें पकड़ा दिया जाता था कि टैक्स ले लो, लेकिन इनमें क्या था, एग्जाम था। अब जैसे भारत में बात करोगे तो अब जो IAS IPS का ब्यूरोक्रेट्स का एग्जाम होता है वो इसी तरह के बेसिस पे वो काम हो रहा है। अब आपको मैचिंग करनी है कि गुर्जर प्रतिहारा कहाँ है, गुजरात और राजस्थान में, राष्ट्रकूटा कहाँ है, पल्लवास कहाँ है, और चोलास कहाँ है, ये आप कर ही दोगे। हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द थ्री पार्टीटाइड स्ट्रगल। थ्री पार्टी स्ट्रगल में कौन कौन था, जो फर्स्ट मैप आपको मैंने दिखाया था उसके तीनों जो लोग थे वो। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या जरूरत थी कमेटी का मेंबर होने में चोला एम्पायर में, वो अभी हमने देखा कि 35 से 70 की उम्र होनी चाहिए, खुद की ज़मीन होनी चाहिए, टैक्स देना होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब 2 मेजर सिटीज़ कौन सी थी जो चाहमना कंट्रोल करते थे। ठीक है, जो चाहमना कौन थे, जो चौहान बन चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान वाले टाइम पे पहुंचो, जब हमने देखा कि वो राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में करते हैं, तो आपको यही बताना है। जो राजपूता थे इतने पावरफुल कैसे हुए। ठीक है, जो राजपूता थे कैसे पावरफुल हुए, वो सामंत थे पहले किसके अंदर, पल्लवास के अंदर। फिर उन्होंने क्या किया, उनके खिलाफ ही धीरे धीरे क्या करा, जब उनके पास टैक्स आने लगा, पावर आने लगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होने लगे, तो धीरे धीरे उसके खिलाफ उन्होंने क्या कर दिया, एक तरह से लड़ाई सी कर दी थोड़ी सी, और जीत गए, और उन्होंने राष्ट्रकूट अपना राज्य अलग ले लिया। उसके अलावा व्हाट डिड द डायनेस्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेंस। अगर किसी को, किसी वंश को अपना एक्सेप्टेंस चाहिए तो क्या क्या काम करते थे, तो क्या करते थे, जो हमने वो देखा, हिरण्यगर्भा पूजा करवाना, ठीक है, ये सारे रिचुअल्स परफॉर्म करना, ब्राह्मण को दान दे देना, फिर बाद में मंदिर बनवाना, ये सारे काम वो करते थे। फाइंड द इरिगेशन वर्क, आपको बताना है तमिल में क्या क्या इरिगेशन काम होता था। इरिगेशन के लिए वो एम्बैंक्समेंट बनाते थे, कैनाल बनवाते थे, डग करते थे, खोदते थे, वेल बनवाते थे, समुद्र के किनारे ये सारी चीज़ें होती थी। समुद्र नहीं, मतलब ये सारे काम ये करते थे। ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज चोलास के अंदर, व्हाट वर द एक्टिविटीज एसोसिएटेड चोला टेम्पल से, एंड चोला टेम्पल से रिलेटेड कौन कौन सी हैं। टेम्पल्स के चारों तरफ क्या होता था कि कोई पुजारी का घर बन गया, कोई माला बनाने का, खाना बनाने वाले का, इनका, तो इससे क्या हुआ, सोशली, इकोनॉमिकली और सारी तरह से इफेक्ट पड़ता है। आप तो आपके क्वेश्चन आंसर में समरी भी एक तरह से कलेक्ट हो चुकी है। अगर हम कीवर्ड्स को देखें तो सामंता आपको पता है कि वो लोग होते थे जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे। ठीक है, और धीरे धीरे वो क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे लोगों से, और उनकी खुद की आर्मी होती थी। वो पहले राजाओं को सपोर्ट करते थे, बट बाद में क्या हुआ कि राजा लोगों को ही, अगर उनके पास पावर ज़्यादा हो जाती थी तो वो डिफीट कर देते थे। टेम्पल्स की बात करें तो टेम्पल्स आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट होते थे, सबके विश्वास से जुड़े हुए होते थे, और साथ में फिर इकोनॉमिकली जो आपने क्वेश्चन आंसर्स में भी देखा। नाडू क्या जगह होती थी, बहुत सारे गाँवों को मिला के एक को नाम दे देते थे नाडू का। ठीक है, गांव में अलग एडमिनिस्ट्रेशन होता था, नाडू में अलग होता था। ठीक है, नाडू लोग उस पर कौन हेड करता था, जो चोला राजा थे उन्हीं के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते थे वो उस पर हेड करते थे। सभा आपको पता ही है कि जो ब्राह्मणदेय था, ब्राह्मणदेय क्या था, जो ब्राह्मणों को मिली हुई ज़मीन थी उन्हें जो लीड करती थी वो एक कमेटी लीड करती थी, और कमेटी के अंदर बहुत सारी सभाएं होती थी। ठीक है, और उन सभाओं की एक पर्टिकुलर जिम्मेदारी होती थी। क्या क्या जिम्मेदारी थी, जैसे कोई इरीगेशन का काम देखेगा, कोई और काम देखेगा। और सिलेक्शन कैसे होता था, नाम लिखते थे, जो भी वॉलंटियर्स हैं, जो भी एलिजिबल हैं, खासकर जो भी कर सकते हैं अपने चुनाव के लिए नाम दे सकते थे। और पोर्ट में क्या करते थे, एक मटके में क्या लगा, चिट डाल दी और फिर एक बच्चे से उठवा लिया और उससे सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो आपका इस तरह से चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, आपकी समरी भी कंप्लीट हो जाती है, और क्वेश्चन आंसर्स भी। कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।